recycling of gain to P&L is not allowed under fair value through OCI. Similarly, लोन्स एंड रिसीवेबल्स इधर से हटा दिया है। लोन्स एंड रिसीवेबल्स जब आपके डील होते हैं वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड में, या तो वो आपके क्या कहते हैं IFRS 15 में डील हो रहे होंगे, या आपके लीज में डील हो रहे होंगे, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक है तो IFRS 9 में डील हो रहा होगा। फिर आपका रह जाता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी अमोर्टाइज कॉस्ट बेसिकली इसका नया नाम है। तो हमने ये बात कर ली कि IAS 39 जो ओल्ड वर्जन था आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, देयर वर 4 क्लासिफिकेशंस। फॉर नाउ देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ओनली, एंड फेयर वैल्यू इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फेयर वैल्यू थ्रू P&L and fair value through OCI. However, in fair value through OCI, there is one major change, that is of recycling of gain. In case of equity instrument, recycling of gain is not allowed. अच्छा, ये तो बेसिकली पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस आपको पता है कि शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्लासिफिकेशन टू अनदर क्लासिफिकेशन वाज अलाउड बेस्ड ऑन द इंटेंशन। ठीक है, आपका रिक्लासिफिकेशन जो है वो अलाउड थी। IAS 39 में आपके इरादों के बेसिस पर जो है ना चीजें चल रही होती थी, मैनेजमेंट के इरादे के बेसिस पर। भाई मेरा इरादा है मैं इसकी ट्रेडिंग करूंगा, चलो भाई कैटेगरी चेंज कर लो। मेरा इरादा है मैं इसको लॉन्ग टर्म में रखूंगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, चलो भाई वो है अवेलेबल फॉर सेल में आ जाओ। IFRS 9 में एक मेजर चेंज ये है कि यहाँ जो इंटेंशंस की बेसिस पे आपकी जो रिक्लासिफिकेशन होती थी, जिसकी वजह से जो है आप गेन्स या लॉसेस बुक करके शायद इट माइट रिजल्टेड इन मैनिपुलेशन ऑफ P&L। तो IFRS 9 में रिक्लासिफिकेशन को जो है ना अब इंटेंशंस की बेसिस पर नहीं अलाउ नहीं किया गया। अब आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए, एंड यू नीड टू जस्टिफाई फ्रॉम योर बिजनेस मॉडल, एंड दैट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द हायर मैनेजमेंट। अब आपका बाकायदा बिजनेस मॉडल होगा और उसकी इंप्लीमेंटेशन जब ऑडिटर देखेगा तभी आपको रिक्लासिफिकेशन अलाउ करेगा। यानी अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L से फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे आना चाहते हो, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI से अमोर्टाइज कॉस्ट पे आना चाहते हो ना, तो यू नीड टू हैव अ बिजनेस मॉडल एविडेंसिंग सच चेंज। अब इरादों की बेसिस पर बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस था मेजर, कि भाई एक तो मैंने आपका टाइप्स ऑफ आई वुड से क्लासिफिकेशन बता दी कि कितने किस्म की क्लासिफिकेशन थी और अब कितनी है। मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या रिक्लासिफिकेशन अलाउड है या नहीं है। सिमिलरली फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर लेता हूँ। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की भी IAS 39 में देयर वर 2 क्लासिफिकेशंस, अमोर्टाइज कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, 2 क्लासिफिकेशंस है। बस फर्क इतना है कि IAS 39 में जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर जो आप क्लासिफाई करते थे, उसमें जितना भी आपका गेन या लॉस होता था ना, वो आप P&L में चार्ज करते थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका जो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड गेन है वो आप OCI में चार्ज करोगे, और जो आपका जो काइबोर रिलेटेड है, या आपका बेंचमार्क रिलेटेड जो आपका रिस्क है, या आपका जो भी गेन या लॉस है, वो आप P&L में चार्ज करोगे। ये डिफरेंस है। अच्छा जी, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हसन IFRS 9 में हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू सर जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हसन हम अब क्लासिफाई कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई डिबेंचर्स हैं, या हमारे पास जी सर
अच्छा जी, तो फाइनली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो ये जल्दी से आप देख लें ये प्रेजेंटेशन को। दैट वाज मिसकंसेप्शन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको स्कोप बता दिया है कि आप जो है वो बेसिकली आईएफआरएस 9 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर टू ब्रिंग इन आईएफआरएस 9 व्हेन देयर वाज एन स्टैंडर्ड, देयर वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड यूज्ड टू नोन एज आईएस 39। रीजंस फॉर अच्छा डिस्कस कर चुके हैं। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस 9 एंड आईएस 39 हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से हम बात कर चुके हैं। ये एग्जांपल्स हैं, आप लोग जो है ये बाकी इसके सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हुए हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। सिमिलरली फाइनेंशियल लायबिलिटीज वी हैड अ डिस्कशन। क्लासिफिकेशंस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। सवाल ये आता है कि भाई हम लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, अब फाइनेंशियल एसेट को हमें नए नए स्टैंडर्ड में पीएनएल पे कैटेगराइज करना है, ओसीआई पे कैटेगराइज करना है, या अमोर्टाइज कॉस्ट पे करना है। इसके लिए मैंने एक समरी बनाई है, इसके ऊपर मैंने एक समरी बनाई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इधर फोकस करें। ठीक है, देखें स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं लिखा हुआ, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको जो है कोशिश की है आप लोगों को इसको आसान करके बताऊं। देखें, याद रखिएगा, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, फाइनेंशियल एसेट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट दो किस्म की हो सकती है, कोई तीसरी नेचर नहीं हो सकती। या तो इक्विटी नेचर की होगी या डेट नेचर की होगी। या तो आपने एज अ मालिक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी, या एज अ लेंडर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर आपने एज अ मालिक या एज अ शेयर होल्डर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। या अगर आपने एज अ लेंडर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी नोन एज डेट इन्वेस्टमेंट। कोई तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो ये दो किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। तो अब हम दोनों किस्म की इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कब अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होगी, कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे होगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट को देखें। डेट इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। मैं इधर जो है, ये आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगा? अच्छा, इससे पहले मैं दो चीजें आपको बताऊं। देखें, दो चीजें हैं, याद रखिएगा। एक होता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है वो बताता है कि भाई बिजनेस जो आपकी कंपनी है उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रखा क्यों है, वजह क्या है। देयर माइट बी थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स with respect to that financial instrument. Might be hold to collect. Business model number one, hold to collect. Business model number two, hold to collect and sale. Business model number three, hold to sale. कोई भी एंटिटी जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदती है तो ये तीन मॉडल्स होते हैं, तीनों में से किसी एक पर वो काम कर रही होती है। या तो उसने होल्ड किया होता है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कि उसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो अर्न करे, और मैच्योरिटी हो जाए तो वो रिडीम हो जाए, होल्ड टू कलेक्ट। बिजनेस मॉडल नंबर टू, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, कि इंटरेस्ट वगैरह जो है वो अर्न करे, और जहां ऐसा लगे कि भाई कैपिटल गेन हो रहा है तो वो एग्जिट आउट कर जाए, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। दिस इज अनदर कैटेगरी। कैटेगरी नंबर थ्री, होल्ड टू सेल। एंटिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली होल्ड करती है विद एन एम टू अर्न द कैपिटल गेन। उसका सोल पर्पस होता है टू अर्न कैपिटल गेन। तो ये तीन किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं, होल्ड टू कलेक्ट, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, एंड होल्ड टू सेल। अब हम बात कर लेते हैं, अगर तो डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कब कैटेगराइज होगा। नोट नंबर वन देखें, नोट नंबर वन। अगर तो एंटिटी का बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट है, होल्ड टू कलेक्ट का मतलब क्या है, द एंटिटी इज एमिंग टू अर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड इन द एंड टू गेट दैट रिडीम्ड, राइट। अगर तो इसका बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो कैश फ्लोज का नेचर है वो एसपीपीआई है। एसपीपीआई का मतलब क्या है, सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट के जो कैश फ्लोज के नेचर होता है ना वो दो किस्म के हो सकते हैं, एसपीपीआई या नॉन एसपीपीआई। सर एसपीपीआई क्या होता है? सर वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपके कैश फ्लोज सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर बेस करते हैं ना, वो कैश फ्लोज आपके कहलाते हैं एसपीपीआई।
और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर बेस नहीं करते, इन अदर वर्ड्स द कैश फ्लोज डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वो कैश फ्लोज नॉन एसपीपीआई कहलाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल शेयर्स हैं। शेयर्स के जो कैश फ्लोज हैं वो नॉन एसपीपीआई है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर। आपके जो डिबेंचर्स हैं उसके कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं, क्योंकि कंपनी जैसा भी परफॉर्मेंस करे, वेदर इट परफॉर्म्स गुड और बैड, आपको इंटरेस्ट मिलना है। द इन्वेस्टर जो है वुड गेट द इंटरेस्ट ऑन दैट। सही है। एक और एग्जांपल इधर प्रैक्टिकली एक बात आती है कि हसन जो काइबोर लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या उनका कैश फ्लोज एसपीपीआई कहलाएगा? जी बिल्कुल एसपीपीआई कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर तो इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न एंटिटी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है ना, तो वो नॉन एसपीपीआई कहलाएगा, वरना वो एसपीपीआई कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया, हाइपोथेटिकली बना लेते हैं, मारफानी एंड कंपनी ने 10% का इंटरेस्ट फिक्स्ड है और 5% का जो रिटर्न है इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या कैश फ्लोज एसपीपीआई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 5% दैट इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। तो ये दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, बिजनेस मॉडल और कैश फ्लोज। तो याद रखिएगा, इफ यू हैव गॉट द डेट इंस्ट्रूमेंट विद यू एंड योर बिजनेस मॉडल इज होल्ड टू कलेक्ट एंड द कैश फ्लोज आर एसपीपीआई, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखोगे। ये अमोर्टाइज कॉस्ट पुराना वाला हेल्ड टू मैच्योरिटी है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, ये आप देख लें, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, और कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं, तो आप इसको किस पर रखोगे? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। ये मैं डेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इज अ रेजिडुअल कैटेगरी। वो डेट इन्वेस्टमेंट जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं हो सकती या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे नहीं हो सकती ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया, जो मैंने आपको नोट 1 और नोट 2 में बताया है, तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रख दीजिएगा। सही है। तो डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने बात कर ली। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया व्हिच वी नीड टू कंसीडर। प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। ठीक है, अगर आईएफआरएस 9 की आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, स्टार्ट होगी, तो कि सर अगर डेट इन्वेस्टमेंट है, इफ यू हैव गॉट द डिबेंचर्स और इफ यू हैव गॉट द प्रेफरेंस शेयर्स, so as a financial asset, how you would be categorizing that as an amortized cost or fair value through OCI or fair value through P&L? If the entity's business model is hold to collect the cash flows and the cash flows from that instrument is SPPI, that investment would be categorized as amortized cost. If the entity's business model is to hold to collect and sale and the cash flows are SPPI, then that instrument would be categorized as fair value through OCI. And if any of the criteria is not fulfilled with respect to amortized cost or fair value through OCI, so in the residual category, we shall be parking the instrument as fair value through P&L. For example, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, मैंने होल्ड टू कलेक्ट जो है बिजनेस मॉडल है, मगर उसके कैश फ्लोज नॉन एसपीपीआई है, तो ना वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकता है ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो मैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखूंगा, राइट, बीइंग अ रेजिडुअल कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ ही नहीं सकती है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग बचपन में हम लोगों के टीचर जो है वो हमें रट्टे लगवाते थे कि भाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी हेल्ड टू मैच्योरिटी पर नहीं आ सकती, जब आईएएस 39 था। उसकी वजह क्या थी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ना आपके कैश फ्लोज कभी भी एसपीपीआई नहीं होते, आपके कैश फ्लोज हमेशा एंटिटी के रिटर्न से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकता। अब रह गई इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से दो कैटेगरीज, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। याद रखिएगा आईएफआरएस 9 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया गया है टू बी क्लासिफाइड एज अ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। स्टैंडर्ड डिस्करेज करता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के तौर पे क्लासिफाई करना, क्योंकि इसमें मैन्यूवरिंग बहुत होती है। बाय डिफॉल्ट कोई भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बाय डिफॉल्ट दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। याद रखिएगा।
अलबत्ता अलबत्ता if you have got the justifications that यार I have got long term investments और मेरा तो long term nature का है, तो फिर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, मगर 3 कंडीशंस हैं, दीज आर हेल स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, बट देयर आर 3 कंडीशंस which need to be considered or fulfilled before classifying any investment as fair value through OCI। याद रखिएगा, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे उस वक्त रख सकते हो जब आप इनिशियली डेजिग्नेट करते हो, यानी डे 1 पर आपने डिसाइड करना है या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होगा। एक दफा आपने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कर लिया तो फिर इट इज इररिवोकेबल, इट इज इररिवोकेबल, यू कांट रीक्लासिफाई इट टू फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। नोट 4 आप देख लें, बिल्कुल बॉटम पे। और नंबर 3, जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट के, वो कभी भी पीएनएल के थ्रू आउट नहीं होंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के। दैट्स वेरी स्ट्रिंजेंट कंडीशन। सर इसकी वजह क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के साथ इतना जो है बायस ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई देखें, रेगुलेटर बोलता है कि भाई देखें, आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे किसको रखते हो? या तो आपका ट्रेडिंग का पर्पस है तो उसको पीएनएल में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। अगर आपका ट्रेडिंग नहीं है, आप बोलते हो कि यार मैं इसे रखूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है टेक्निकली, या तो आप बोलते हो कि यार स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हो, तो स्टैंडर्ड बोलता है भाई देखो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तुम करते क्यों? तुम्हारा काम कैपिटल गेन तो कमाना नहीं होता, तुम्हारा काम तो होता है उसके ऊपर डिविडेंड खाना। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड के अलावा जो भी गेन्स या लॉसेज हैं, इट शुडंट इंपैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस वजह से स्टैंडर्ड बेसिकली बोलता है कि भाई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जितनी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसके ऊपर जो भी गेन्स या लॉसेज होंगे वो आपके पीएनएल में नहीं जाएंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखोगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे अगर आप रखना चाहते हो तो यू नीड टू इनिशियली डेजिग्नेट दैट वुड बी एन इररिवोकेबल ऑप्शन, and no gains and losses shall be routed to P&L except for dividend income। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से जो है वो टाइम हो चुका है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। हसन साहब बहुत शुक्रिया, इट वाज यू वेलकम सर। फ्रॉम द स्पैमर। इंशाल्लाह हम रमजान के बाद और ये लॉकडाउन की पोजीशन जब कुछ बेहतर होती है तो वी वुड लव टू हैव अ कंप्लीट सेशन विद यू ऑन दिस टॉपिक, जो फुल डे जो है वर्कशॉप हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अरेंज करेंगे, क्योंकि वी नो दैट कि IFRS 9 को 1 घंटा या 2 घंटे में कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था और अच्छा पार्टिसिपेंट्स का नंबर भी अच्छा हमारे पास इसमें नजर आया है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक फुल डे और 2 डे वर्कशॉप जो है वो नियर फ्यूचर वी विल अरेंज दैट। तो अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे अरशद साहब का हैंड रेज है। जी अरशद साहब, उनका माइक नहीं आ रहा अरशद साहब का। चलें मैं शिफ्ट करता हूँ आदिल साहब की तरफ। आदिल साहब आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदिल साहब। ये ऐसा मुझसे मैंने ये पूछना था कि डू म्यूचुअल फंड्स फॉल अंडर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? म्यूचुअल फंड्स यस, अगर तो देखें ना, आपका म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपका अलग अलग फंड्स होते हैं ना। अगर आपके मनी मार्केट फंड्स हैं तो वो ऑब्वियसली आपका जो है क्या कहते हैं डेट में आएंगे, और अगर आपका जो है क्या कहते हैं आपके इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं, तो आपका ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। तो फिर उनकी क्लासिफिकेशन भी इस हिसाब से होगी जो आपने भी एक्सप्लेन किया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें, थैंक यू। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अयाज साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन काइंडली पूछ सकते हैं।
अभी जैसे आपने बताया कि रिस्क की तरफ ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, तो रिस्क ज्यादातर अप्रूवल दे रहा है बैंक साइड में। कुछ बैंक्स में बिजनेस के पास भी अप्रूवल्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं जो बिजनेस अप्रूवल दे रहा होता था। यूबीएल में भी हमने ये सुना कि यूबीएल से सारी की सारी बिजनेस की अप्रूवल्स को लेके रिस्क डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। क्या सब बैंक्स में ऐसा ही होगा कि बिजनेस से पावर्स ले ली जाएंगी, रिस्क डिपार्टमेंट ही अप्रूवल किया करेगा? देखें अयाज, एक चीज तो समझें कि जो भी आपका रिस्क डिपार्टमेंट होता ही इसीलिए, देखें बिजनेस का जो काम होता है ना, वो बिजनेस लाना होता है। दे आर ओनली फोकस टुवर्ड्स नंबर्स, क्योंकि उनकी आपको पता है जो पर्क्स एंड फ्रिंजेस हैं, दीज आर लिंक्ड टू द बेसिकली बिजनेस, राइट। तो वो कभी भी रिस्क के हवाले से सोचेंगे, मगर इतना हद तक नहीं सोचेंगे। तो ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ मिडल ऑफिस फॉर थोरो रिस्क रेटिंग। तो मेरे हिसाब से, इन माय व्यू, हर बैंक में रिस्क डिपार्टमेंट इज कंपलसरी। इवन के यूबीएल में भी अभी मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था, यूबीएल के इवन का पूरा फाइनेंस का जो है वो डिपार्टमेंट बैठा हुआ था। तो रिस्क डिपार्टमेंट तो बाकायदा इन प्लेस है, क्योंकि ये स्टेट बैंक की बाकायदा रिक्वायरमेंट है। तो रिस्क डिपार्टमेंट के बगैर तो आप जो है वो रेटिंग वगैरह, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है वो जो है वो क्या कहते हैं, कस्टमर्स रिस्क रेटिंग होती है, तो बाकायदा जो ORM फ्रेमवर्क है उसके तहत, तो वो तो रिस्क डिपार्टमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती है। तो मेरे ख्याल से बिजनेस का तो ये काम है ही नहीं रिस्क रेटिंग करना। नहीं, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट ऐसे बने हुए थे, जैसे यूबीएल में है, एचपीएल में है, एसएमई सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं 10 मिलियन तक, वो सिर्फ बिजनेस अपनी सोल्ड डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसकी अप्रूवल देता था। उन्होंने क्रेडिट एनालिस्ट बिठाए हुए हैं, लेकिन रिस्क डिपार्टमेंट के पास वो नहीं जाता था। उससे ऊपर की जितनी भी फाइनेंस अप्रूव होता है। अच्छा, अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए। ठीक है यार, सही सही जी, थैंक यू। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो अगर काइंडली तो वो पूछ सकता है, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हसन साहब की एक और कमिटमेंट है, उन्होंने वहां पे पहुंचना है, तो अगर कोई और क्वेश्चंस है तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल हसन साहब आपको पहुंचना था किसी और कमिटमेंट के लिए। We would like to thank on behalf of the FIFA and कराची ब्रांच कमेटी। 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास 2-4 मिनट हो तो हम और ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ठीक है, आदिल साहब आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप काइंडली अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आदिल साहब जी, थैंक यू सर। अनदर क्वेश्चन के जब आपने इम्पेयरमेंट लॉस की जो जिक्र किया, इम्पेयरमेंट, if I have understood correctly, is the difference between the value at which you made investment and its revaluation at the balance sheet date? देखें अगेन, अब जो है ना, अगर आप देखें तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है देयर इज अ फार्मूला ECL। ठीक है, पहले तो आप सही बोलते हैं, IAS 39 में जो है आपकी बात सही थी, मगर IFRS 9 में ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक फार्मूला, एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू जो है आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो उस फार्मूले के तहत जो आप कैलकुलेट करते हैं। आदिल साहब, आपको क्लियर है? तो और एक और चीज आदिल भाई, आपके लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो इम्पेयरमेंट आ ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सारा का सारा फेयर वैल्यू है, सही है ना। अब रही बात डेट इन्वेस्टमेंट की, तो डेट इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ये ECL मॉडल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ECL मॉडल, देयर इज अ फार्मूला, एक्सपोजर इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। उस बेसिस पर आप कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम आदिल साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। किसी का और क्वेश्चन है तो काइंडली यूसुफ साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप काइंडली अपने क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल सिर्फ इसी बेस पे था कि वो जैसे आपने डिफरेंस बताया था अवेलेबल फॉर सेल और IFRS 9 का, तो थोड़ा बता दीजिए प्लीज। थोड़ा सा क्या? तो थोड़ा शॉर्ट भी डिस्क्राइब कर दीजिए दोबारा। अच्छा देखो यूसुफ, आसान सी चीज है, अवेलेबल फॉर सेल और फेयर वैल्यू थ्रू OCI ना, दीज आर द सेम कैटेगरीज। बस फर्क इतना है कि जो आपका IAS 39 में अवेलेबल फॉर सेल था ना, उसमें रीसाइक्लिंग ऑफ गेन अलाउड था। यानी आप क्या करते थे कि लेट से 10 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब उसकी फेयर वैल्यू हो गई 15 रुपया, तो आपका 5 रुपए का OCI का गेन आ रहा होगा, आ रहा होगा। अब पुराने स्टैंडर्ड में what you were allowed to do, this 5 rupees gain would be recycled to P&L। यानी जब आप बेचोगे तो आप इस 5 रुपए के गेन को P&L पे ले जा सकते थे।
आई स्टडी 9 के तहत। ओके। अब IFRS 9 में ये अलाउड नहीं है, IFRS 9 में ये रीसाइक्लिंग अलाउड नहीं है और ये सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके सर, नाउ मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलें, अच्छा हो गया, थैंक यू यूसुफ। बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, स्पेशली जिस तरह आपने एंड पे कैटेगराइजेशन को समराइज कर दिया बिटवीन OCI एंड फेयर वैल्यू। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रैक्टिशनर्स को या अकाउंटेंट्स को इसी एरिया में होती है। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पार्टिसिपेंट्स कि वो जब हम इसका अगला सेशन रखेंगे तो एक बेसिक नॉलेज हमारा जो है वो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसमें कवर करवा दिया है। तो इससे नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी की कंटिन्यूटी में होगा, तो वो हमारे लिए एक अच्छा लर्निंग जो है वो इवेंट इंशाल्लाह साबित होगा। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स आपका भी, और हसन साहब पिफा और ब्रांच कमेटी की तरफ से हम आपके बहुत थैंकफुल हैं फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके सर, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। पार्टिसिपेंट्स ये जो इसकी स्लाइड्स हैं ये इंशाल्लाह आपको पिफा की तरफ से थ्रू ईमेल सबके साथ शेयर कर दी जाएंगी। हसन साहब से हम ये स्लाइड्स लेके, ताकि जो थोड़ा सा शुरू का पार्ट अनफॉर्चुनेटली हमारा मिस हो गया था ड्यू टू सम स्पैमर, वो कुछ कवर हो सके, तो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। थैंक्स एवरीबॉडी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सबका बहुत शुक्रिया।